बात सन 1764 की है। दक्षिणी फ्रांस के जेवुदान प्रोविंस में रहने वाले लोगों को एक जंगली जानवर अपना शिकार बना रहा था। 36 महीनों में ही इस जानवर ने 100 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये जानवर दिखता कैसा है और कहां से आता है। दहशत इतनी बढ़ गई थी कि दिन में भी लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते थे। आखिर क्या और कौन था ये नरभक्षी जानवर और कैसे हुआ इसके आतंक का अंत? बीस्ट ऑफ जेवुदान के नाम से मशहूर जानवर आज हमारी कहानी का केंद्र है। रात भर चलने के बाद घुड़सवारों का एक छोटा सा दस्ता उस गांव में पहुंचा जहां पर अभी अभी हमला होने की खबर आई थी। मौकाए वारदात पे पहुंचने के बाद सार्जेंट घोड़े से उतरे और बाकी घुड़सवार सिपाहियों को चारों तरफ नजर रखने को कहा। गांव के गेट पे गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। गांव वालों ने अभी अभी हुए हमले में मारे गए 2 लोगों को घेर कर रखा हुआ था। सार्जेंट भीड़ को हटाते हुए दोनों लाशों के पास पहुंचे। गांव वालों ने दोनों लाशों को फटे पुराने चादरों से ढक रखा था। लाशों से लिपटा चादर पूरी तरह से खून से लथपथ था। सार्जेंट अपने घुटनों पर बैठ गए और चादर हटाकर दोनों लाशों को देखा। दोनों गांव वालों की छत विछत लाशों को देखकर सार्जेंट काफी डर गए और तुरंत ही उन्होंने चादर को वापस से ढक दिया। सार्जेंट को युद्ध का काफी अनुभव था और वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत में भी लड़ चुके थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। सार्जेंट ने गाँव वालों की ओर देखा। गाँव वालों की आंखों में भय और गुस्सा दोनों ही था। आए दिन हो रहे हमले से वो काफी डर गए थे और सरकार की नाकामी उन्हें रास नहीं आ रही थी। वो बस अब इस आतंक से मुक्ति चाहते थे। जाने से पहले सार्जेंट ने गांव वालों को राजा का आदेश सुनाया कि जो भी इस जानवर को मारेगा उसे राजा की तरफ से काफी धन दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद सार्जेंट ने अपने सिपाहियों को पूरे गांव का चक्कर लगाने को कहा और उन्हें हिदायत भी दी कि अगर कोई खतरनाक जानवर दिखे तो उस पर गोली न चलाएं। वो चाहते थे कि पहले इस जानवर को घेरा जाए और फिर चारों तरफ से गोलियों से भून दिया जाए। काफी देर गश्त करने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिला और इसीलिए फिर वो वहां से चले गए। इन हमलों की शुरुआत सन 1764 में हुई थी। एक 14 साल की लड़की जिसका नाम था जीन बुले अपने भेड़ों को चरा रही थी। शाम होने को थी और उसका बाकी परिवार घर लौट चुका था और वो अब अकेली थी। कुछ देर में ही शाम ढल गई और वो जब घर वापस नहीं पहुंची तो उसके घर वाले उसे ढूंढने लगे। जब वो जीन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो घास में मरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि उसके गले को किसी ने बेरहमी से काट खाया है। अचंभे की बात यह थी कि सारे भेड़ अभी भी घास चर रहे थे और वो जिंदा थे। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने इस नरभक्षी जानवर को देखने का भी दावा किया। उनके अनुसार ये भेड़िए जैसा दिखता था पर काफी बड़ा और शक्तिशाली था। इसके बड़े बड़े तीखे दांत थे और ये मटमैले रंग का था। ज्यादातर हमलों में ये चेहरे या गर्दन पर ही वार करता था और सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बनाया करता था। इसे पकड़ने की काफी कोशिशें की गई लेकिन एक भी सफल नहीं हुई। कहा जाता है कि ये नरभक्षी जानवर अचानक से हमला करता था और फिर न जाने कहां गायब हो जाता था, कोई नहीं जानता। कई बार इसे जहर देकर भी मारने की कोशिश की गई लेकिन किसी तरह वो इस झांसे में कभी नहीं आया। कई शिकारियों ने बताया कि इस नरभक्षी जानवर के पास अद्वितीय शक्तियां थी जिससे वो पेड़ों के पीछे या झाड़ियों में छिपे शिकारियों को सूंघ लेता था, जिसके कारण इसे मार पाना काफी मुश्किल हो गया था। हालांकि इन सब घटनाओं के बीच कई शिकारियों ने इस जानवर से मुठभेड़ का भी दावा किया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान इस जानवर पे किए गए घावों के निशान तुरंत भर जाया करते थे और इन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ करता था। शिकारियों का मानना था कि इस जानवर की खाल काफी मोटी थी और इसीलिए गोलियां इसे भेद नहीं पा रही थी। बहुत जल्द ही इन घटनाओं को पेरिस के अखबारों में जगह मिलने लगी और धीरे धीरे बात उस समय के फ्रांस के राजा लुईस द 15 तक जा पहुंची। उन्होंने अखबार में एक 10 साल के बच्चे की बहादुरी के बारे में पढ़ा जिसने इस जानवर का डट के मुकाबला किया था और जीवित बच गया था। जैक पोर्टिफे नाम का 10 साल का ये लड़का अपने साथियों के साथ खेत में गाय चरा रहा था कि तभी इस नरभक्षी जानवर ने इन पर हमला कर दिया। जैक और इसके दोस्तों ने अपने भाले से इस जानवर का मुकाबला किया और उसे भगाने में कामयाब रहे। इस हमले में वो सब काफी घायल हो गए थे, जिसके बारे में पढ़ने के बाद फ्रांस के राजा ने उन्हें इनाम से नवाजा और उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाने का वादा किया। फ्रांस के राजा ने तुरंत ही एक सेना की टुकड़ी बनाई और इस दरिंदे को मारने के लिए भेजी। इस सेना की टुकड़ी के कप्तान थे जॉन बैप्टिस्ट दुहामेल, जिनके पास युद्ध का काफी अभ्यास था। दुहामेल ने इस नरभक्षी जानवर को पकड़ने की कई तरकीबें लगाई। उन्होंने कई गांव वालों को चारा बनाकर इस नरभक्षी जानवर को ललचाने की कोशिश की।
यहाँ तक कि उन्होंने कई पुरुषों को औरत का लिबास पहनाकर इस जानवर को ललचाने की कोशिश की, क्योंकि ये जानवर ज्यादातर औरतों या लड़कियों पर ही हमला करता था। जब दुहामेल ये सब कर ही रहे थे, उसी बीच जेवदान प्रांत के देज नदी पर एक ऐसी घटना घटी जो काफी चर्चे में रही थी। 19 साल की मैरी जॉन वेले अपनी छोटी बहन के साथ डेज नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी कि तभी इस नरभक्षी जानवर ने उन पर हमला कर दिया। पुल पर होने की वजह से मैरी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो पीछे पलटकर भागती तो ये जानवर दौड़कर उन पर हमला कर देता, और कोई रास्ता न देखकर मैरी ने साहस जुटाया और इस जानवर से लड़ने की ठानी। मैरी के पास एक पुराना चाकू था। तुरंत ही उन्होंने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस चाकू को उस लकड़ी में फंसा दिया। इतने में ये भेड़िया सामने आ गया और उसने मैरी पर छलांग लगा दी। मैरी ने आओ देखा न ताओ और अभी अभी जुगाड़ से बनाया हुआ हथियार उसने इस जानवर की छाती में उतार दिया। चाकू लगते ही ये जानवर चीख पड़ा और वो वहां से भाग गया। इस घटना के बाद मैरी को लोग हीरो मानने लगे और उसका नाम द मेड ऑफ जीवदान पड़ गया। सन 2016 में इस घटना पर एक टीवी एपिसोड भी बना था जो काफी फेमस रहा था। आप इस एपिसोड को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी दुहामेल इस जानवर को पकड़ नहीं पाए और धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इन सब को देखते हुए फ्रांस रॉयल कोर्ट ने 2 प्रोफेशनल हंटर को इस जानवर को मारने के लिए भेजा। 4 महीनों की अथाह कोशिशों के बाद भी इन शिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसके कारण फ्रांस के राजा काफी झुंझला गए थे। आखिरकार उन्होंने अपने अंगरक्षक को ही इस मामले को निपटाने के लिए भेज दिया। उनके अंगरक्षक थे फ्रांसुआ अंटवान। फ्रांसुआ अंटवान एक पहुंचे हुए निशानेबाज थे जिनकी ख्याति पूरे फ्रांस में फैली हुई थी। वो सन 1765 के जून महीने में ले मुजुआ पहुंचे। 20 सितंबर की सुबह अंटवान और उनके सहायक निशानेबाजों ने एक भेड़िए के झुंड को घेर लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के सबको मार डाला। अंटवान ने आदेश दिया कि इस जानवर की लाश को फ्रांस के राजा को भेज दिया जाए। अंटवान का पेरिस में हीरो की तरह स्वागत हुआ और फ्रांस के राजा ने उन्हें इनाम से भी नवाजा। 3 महीनों की मशक्कत के बाद अंटवान ने इस जानवर को आखिरकार मार ही दिया था। कुछ दिनों बाद ही राजा ने ऐलान कर दिया कि बीस्ट ऑफ जीवदान के आतंक का अंत हो चुका है और अब उसकी जनता शांति से रह सकती है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो गया कि ये बात सच्चाई से कोसों दूर थी। उधर दक्षिणी फ्रांस में हत्याएं जारी थी। अगले 1.5 सालों में 30 से भी ज्यादा बच्चे, बूढ़े और औरतों ने अपनी जान गंवाई। सबके चेहरे और गर्दन को ही खाया गया था और ये पूरी तरह से साफ था कि बीस्ट ऑफ जीवदान नाम का ये जानवर अभी भी जिंदा है। लोगों ने राजा से वापस गुहार लगाई, लेकिन इस बार राजा ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि बीस्ट ऑफ जीवदान कब का मारा जा चुका है और अब जो भी हो रहा है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जब लोगों ने देखा कि अब उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, तो आखिरकार उन्होंने इस मामले को अपने हाथों में लेने की ठानी। मार्की डेप्चिए नाम के एक लोकल आदमी ने एक टीम बनाई। इस टीम में उन लोगों को शामिल किया गया जिनके पास उस जगह की चप्पे चप्पे की जानकारी थी। कई लोग अच्छे निशानेबाज थे और आर्मी में भी काम कर चुके थे। कुछ दूसरे लोग लोकल क्रिमिनल थे, लेकिन क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, सब एक साथ मिलकर इस नरभक्षी के आतंक का अंत करना चाहते थे। आखिरकार वो दिन जरूर आया जिस दिन द बीस्ट ऑफ जीवदान कहलाने वाले इस नरभक्षी जानवर के आतंक का अंत हो गया। 19 जून सन 1767 को मार्की के बनाए एक शिकारी दस्ते पर इस जानवर ने हमला बोल दिया। इस शिकारी दस्ते में जॉन चांटेल नाम का एक किसान भी था जो अभी अभी 2 साल की जेल से वापस आया था। जॉन चांटेल को 2 साल पहले दुहामेल ने ही जेल भेजा था, क्योंकि उस समय चांटेल ने दुहामेल के साथ काम करने को मना कर दिया था। चांटेल का मानना था कि ये जानवर कोई आम जानवर नहीं है और ये किसी किस्म का वेयरवुल्फ है, और इसीलिए उसने अपनी सारी गोलियों को सिल्वर से टिप कर रखा था। अगर आपने वेयरवुल्फ की कहानियां सुनी होंगी तो ये आप जरूर जानते होंगे कि वेयरवुल्फ सिर्फ सिल्वर बुलेट से मरता है। चांटेल भी यही मानता था और जैसे ही उसने इस बीस्ट को देखा, उसने अपना सिल्वर टिप बुलेट उसके सर में उतार दिया। गोली लगते ही इस नरभक्षी जानवर की मौके पे ही मौत हो गई। बाद में जब इस जानवर के पेट को फाड़ा गया तो उसमें कई इंसानों की हड्डियां पाई गई। कुछ दिनों बाद इस जानवर को गांव के चौराहे पर टांग दिया गया। द बीस्ट ऑफ जीवदान के आतंक को खत्म हुए कई सदियां बीत चुकी हैं और तब से आज तक कई अनुमान भी लगाए जाते रहे हैं कि आखिरकार ये जानवर था क्या। रहस्यमयी और अलौकिक चीजों में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि द बीस्ट ऑफ जीवदान एक वेयरवुल्फ था। वेयरवुल्फ एक ऐसा शापित जीव माना जाता है जो इंसान से भेड़िए में बदल सकता है। शिकारियों द्वारा बनाए गए किसी भी जाल में न फंसना, जहर न खाना और झाड़ियों में छुपे लोगों को सूंघ लेने जैसी शक्तियां एक वेयरवुल्फ की हो सकती हैं। चांटेल जिसने इसे मारा था उसे तो पूरा ही विश्वास था कि ये एक वेयरवुल्फ है और उसकी सिल्वर बुलेट की वजह से ही ये मारा गया है। कुछ दूसरे लोग इस जानवर को किसी शैतान का रूप मानते हैं जिसके पास काली शक्तियां थी
और इन शक्तियों की वजह से वो अपने घाव भर लेता था और कोई भी गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन थ्योरीज पर विश्वास नहीं करते और उनके अनुसार ये काम किसी सीरियल किलर का था जो जानवर की खाल पहनकर लोगों का शिकार कर रहा था और फिर उन लाशों को भेड़ियों को खाने के लिए दे दिया करता था। उनका कहना है कि इसी वजह से वो कभी शिकारियों के द्वारा बनाए गए फंदे में नहीं फंसा। ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं है। इन सारी थ्योरीज को देखने के बाद सबसे लॉजिकल बात तो यही लगती है कि बीस्ट ऑफ जीवदान एक अनोखी प्रजाति का जानवर था जो सिर्फ इंसानों का ही शिकार किया करता था। सन 1767 में मारे जाने के बाद ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं हुई, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि ये जानवर अपनी किस्म का एक लौता जानवर था जो फिर कभी नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश इस जानवर का शरीर बीतते समय के साथ कहीं खो गया, जिसे ढूंढ पाना अब नामुमकिन है। द बीस्ट ऑफ जीवदान नाम का ये जानवर अब इतिहास के पन्नों में एक लेजेंड बनकर सदा के लिए अमर हो चुका है।